ओके। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में GSTR 1 से लेके GSTR 4 तक हम लोगों ने चेक किया था। ठीक है। GSTR 1 हम लोगों ने बात किया था कि भाई आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स है, इसको किस किस को फाइल करना पड़ता है। तो सबसे पहला चीज सबको फाइल करना पड़ेगा, अदर देन ISD को फाइल नहीं करना है, आप लोगों का NRTP को फाइल नहीं करना है, TDS TCS वालों को फाइल नहीं करना है, ISD वालों को फाइल नहीं करना है। ये सब लोगों को अगर मैं स्पेशल वाले लोगों को छोड़ दूं तो इसके अलावा जो भी बचा दैट इज आपका नॉर्मल टैक्स पेयर जो है वो फाइल करेगा। कंपोजिशन टैक्स पेयर जो है वो फाइल नहीं करेगा। अदर देन दैट आपका जो व्हाट इज है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो भी फाइल करेगा। ठीक है। टाइम लिमिट क्या है इसका फाइल करने का, तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक मंथली है एक क्वार्टरली है। अगर आप मंथली करते हो तो 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको ये फाइलिंग कर देना है। ठीक है। और अगर आप क्वार्टरली करते हो, QRMP वाला जो स्कीम है वो अगर अप्लाई करके चलते हो, तो इन दैट केस आपके पास 13th इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, मतलब क्वार्टर एंड होने के बाद नेक्स्ट मंथ जो आएगा उसके अंदर 13th का रहेगा। जिसमें फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपके पास IFF का फैसिलिटी ऑप्शनल रहेगा, जहाँ पे 50 lakhs के व्हाट इज के अमाउंट तक का आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हो ताकि सामने वाला सेम मंथ के अंदर क्रेडिट ले सके। ठीक है। इसके अंदर आपका इनवॉइस वाइज डिटेल्स जाता है। इनवॉइस वाइज का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा कि बंदे का एक एक पर्टिकुलर पर्सन वाइज आप लोग का डेटा जो है वो इनपुट होता है इसके अंदर। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वाला सेक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था, GSTR 2A एंड GSTR 2B, ये आपका नथिंग बट ऑटो पॉपुलेटेड है। ये दोनों के अंदर कोई भी मैनुअल एडजस्टमेंट नहीं होता है, मतलब मैनुअल चेंजेस कुछ भी अलाउड नहीं है। दीज आर ऑल ऑटो जनरेटेड वाला स्टेटमेंट्स, तो इसके अंदर चेंजेस अगर आप बोलोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड इज कि ये किसके लिए बेनिफिशियल रहता है, तो सप्लायर जो आप लोगों का GSTR 1 के अंदर डेटा फीड इन करता है वही रेसिपिएंट को GSTR 2A एंड 2B के अंदर आपका दिखता है। 2A के अंदर सारा का सारा क्रेडिट दिखेगा, 2B के अंदर आपका जो एलिजिबल क्रेडिट रहेगा उतना क्रेडिट आप लोगों को वहां पे नोटिफाई हो जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है। देन वी केम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, GSTR 2A 2B सबके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। इन दैट केस वो तो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, सबको ऑटोमेटिकली दिखेगा, ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। GSTR 3B जो अपना नेक्स्ट वाला रिटर्न है, दैट इज GSTR 3B। GSTR 3B is nothing but summary of GSTR 1 plus GSTR 2A 2B। ये समरी लेवल डेटा जाता है जिससे आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटीज डिटरमाइंड एज पर GSTR 1, जहां से मेरा सप्लाई दिख रहा है, एंड इनवर्ड ITC जो मुझे लेना है दैट इज डिटरमाइंड एज पर GSTR 2B। ये दोनों को सेट ऑफ करके, मतलब एक दूसरे के सामने जितना एलिजिबल है उतना एडजस्ट करने के बाद जो बचता है वो मेरा टैक्स पेबल बनता है। तो दैट पर्टिकुलर समरी लेवल रिपोर्टिंग कि भाई देखो मैंने इनवॉइस लेवल आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 में दे दिया, इनवॉइस लेवल ITC मेरा 2B में रिफ्लेक्ट हो गया, ये दोनों को एडजस्ट करेंगे तो जितना भी नेट पेबल आएगा वो मैं कैश से पे करूंगी। तो ये पेबल जो है वो मैं GSTR 3B में दिखाती हूँ, मतलब आउटवर्ड सप्लाई का समरी, इनवर्ड ITC का समरी, इसमें से अगर कुछ एडजस्टमेंट्स है या कुछ रेक्टिफिकेशन है तो वो माइनस वगैरह कर देंगे, एंड उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो आपका पेबल बन जाता है। तो GSTR 3B इज नथिंग बट अ समरी ऑफ GSTR 1 एंड 2B कंबाइंड टुगेदर। ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। GSTR 3B का आप लोगों का डेडलाइन हम लोगों ने क्या बोला था कि भाई जो भी आप लोगों का डेट होता है दैट इज 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आप लोगों को फाइलिंग करना रहता है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जो देखा था इसके अंदर भी आपका QRMP का स्कीम, अगर आपने GSTR 1 क्वार्टरली भरा है तो ये भी आपके लिए क्या रहेगा, क्वार्टरली बेसिस पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो इन दिस केस आपको क्या करना है कि GSTR 3B जो है दैट इज 3B जो है वो आपका क्वार्टर एंड के बाद फाइल होगा। ठीक है। क्वार्टर एंड के बाद आपको क्या करना है कि भाई क्वार्टर एंड हो गया तो उसके बाद तीनों महीने का मिला के IFF में जो डेटा है वो तो ऑटो ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा, एंड प्लस जो आपका करंट मंथ का डेटा है दैट इज थर्ड मंथ का डेटा है वो भी आप मैच ऐड करके टोटल लेवल पे आप जो है 3B फाइल कर दोगे फॉर द क्वार्टर एंड। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वाला पार्ट दैट इज GSTR 4। GSTR 4 में अपना दो पार्ट है कंपोजिशन डीलर के लिए, GST CMP 08 है और एक GSTR 4 है। GSTR 4 एनुअली फाइल होता है 30th ऑफ जून तक। 30th जून आफ्टर द ईयर एंड के बाद पूरे साल का समरी बना के हम GSTR 4 को फाइल करते हैं एवरी क्वार्टरली बेसिस पे। कंपोजिशन डीलर को सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली बेसिस का ऑप्शन है, वो लोगों को क्वार्टरली बेसिस पे ही टैक्स पे करना है, विच इज पेड वाया GST CMP 08। जीरो एट के अंदर आपको क्या देना है, कोई इनवॉइस वाइज डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम लोग टर्नओवर के बेसिस पे डेटा लेके जाते हैं, तो जितना भी आपने कैलकुलेशन, जितना भी आप लोगों ने सप्लाईज किया है उसका टर्नओवर हम लोग निकालते हैं, दैट इज बेसिकली जितना भी आपका टैक्सेबल सप्लाईज या ऑल सप्लाईज जैसा आपको दिया हुआ है कंपोजिशन के अपने सेक्शन के अंदर 10 10A जो अपने को दिया हुआ है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे ऑफ द टर्नओवर, एंड टर्नओवर की कैलकुलेशन के हिसाब से उसके ऊपर रिक्वायर्ड परसेंटेज जो हमको बोला हुआ है कि 5-5% सर्विसेज की, सॉरी 3-3% सर्विसेज की केस में है दैट इज 6% है। देन आपका 2.5 रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए 1 है, ऐसा करके जो भी रेट अपने को दिया हुआ है वो रेट आपको टर्नओवर के ऊपर अप्लाई करके जो भी आपका टैक्स बनता है वो क्वार्टरली बेसिस पे पे कर देंगे। तो क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ईयरली रिटर्न फाइलिंग जो है वो आपका कंपोजिशन डीलर केस में आ जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने किया था दैट इज
कि अगर रेगुलर से आप कंपोजिशन में जाते हो तो इन दैट केस रेगुलर से कंपोजिशन में जाते हो तो जितना रेगुलर का रिटर्न है वो तो आपको कब तक भरना पड़ेगा, वो साल के अंदर फाइल कर दो, वेरी गुड। नहीं तो ईयर एंड के बाद 30 नवंबर तक आप वो उतने पर्टिकुलर मंथ का रिटर्न फाइल कर सकते हो। जिस दिन से कंपोजिशन में आ गए उस दिन से आपके क्वार्टरली रिटर्न वाला पार्ट चालू हो जाएगा। ठीक है। कंपोजिशन से जब आप रेगुलर टैक्स पेएबल में जाते हो तो एग्जिटिंग करते हो तो जीएसटी सीएमपी 08 आपको वो मंथ तक का भरना है जिस मंथ तक आप एलिजिबल थे कंपोजिशन के लिए। उसके बाद नॉर्मल वाला जीएसटी R13 भी वो सब चीजें फाइलिंग चालू हो जाएगा। ये CMP 08 कब तक कर सकते हो, 18th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर तक आप लोग कर सकते हो CMP 08। GSTR 4 जो है वो आपको 30 अप्रैल तक फाइल करना पड़ेगा, नॉर्मल वालों के लिए आप लोग का 30 जून है। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है, जस्ट एक समरी दी आप लोग को सारे के सारे अभी तक के सेक्शंस, मतलब व्हाट की सेक्शंस एंड रिटर्न्स का। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। चलो ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट अपना जो है दैट इज बेसिकली आपका GSTR 5। GSTR 5 किसके लिए है तो NRTPs के लिए है। सबसे पहला NRTPs का बिजनेस किस तरह से होता है तो दीज आर नथिंग बट नॉन रेसिडेंट्स। ठीक है। अब सबसे पहला चीज, ये लोग नॉन रेसिडेंट्स है, इंडिया के अंदर आ रहे हैं, समझ लो फॉर टाइम बीइंग आ सकते हैं, 2-4 महीने के लिए आएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, जितना बिका बिका, जितना नहीं बिका वो रिटर्न लेके चले जाएंगे। ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने क्या बोला था कि इसी के लिए नॉन व्हाट इज ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को क्या करना है, उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगा, ये भी पॉसिबल है। उसका व्हाट जैसे कि कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहेगा, ये भी पॉसिबल है। तो ये सारे केसेस के अंदर NRTPs के लिए हम लोगों ने क्या बोला है कि अगर आप एक लिमिटेड टाइम फ्रेम तक आए हो इंडिया के अंदर, से फॉर एग्जाम्पल 2 महीना 3 महीना, तो इन दैट केस आपको पूरा का पूरा फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना, सारा का सारा कैलकुलेशंस कैरी आउट करना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन जो हम आपको NRTP के लिए बात करें आप वो ले सकते हो। NRTP अगर ये अपना जो रिक्वायरमेंट है, जैसे GSTR 5 क्या बोलता है अपना इसका जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, NRTP का जो प्रोविजन है वो अपने को क्या बोलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स, जो हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ा है। NRTP अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 3 मंथ्स विच इज एक्सटेंडेबल बाय फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 90 डेज प्लस 90 डेज वाला सिचुएशन चलता है। तो जब 3 + 3 मंथ्स का सिचुएशन चलेगा तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने के लिए वो इंडिया के अंदर NRTP रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे बिजनेस कर सकता है। तो मैम अगर 6 महीने से ज्यादा उसका बिजनेस पीरियड हुआ तो 8 महीना 9 महीना 1 साल 1.5 साल अगर ऐसा बिजनेस का पीरियड हुआ तो इन दैट केस उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेके वो जो भी उतना टाइम पीरियड है, 6 महीना 8 महीना 1 साल, वो जो भी पीरियड रहेगा वो पीरियड में वो पूरा बिजनेस कैरी आउट करेगा। उसके बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करके पूरा का पूरा कैलकुलेशन जैसे की करके वो आउट ऑफ इंडिया चला जाएगा। तो ये छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन इज फॉर स्मॉल, जो छोटे मोटे पीरियड के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आपका पीरियड 6 महीने से ज्यादा है तो इन दैट केस इट विल बी बेटर कि आप क्या करो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन लो, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लो, सारे कंप्लायंसेस को करो और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, आपका मंथली रिटर्न एक तो फाइल करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में NRTP के लिए क्या पढ़ा है कि NRTP को रजिस्ट्रेशन जो है 5 वर्किंग डेज, जब भी वो बिजनेस चालू कर रहा है उसके 5 वर्किंग डेज पहले बता देना है, सो दैट उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है। दिस इज अ स्मॉल रजिस्ट्रेशन, इतना कुछ ज्यादा होता नहीं है, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है। आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ता है, एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है। बिकॉज ये लोग जो है ना, ये लोग 3-4 महीने के लिए आए हुए लोग हैं, इसमें से ये लोग कब भाग जाएंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बॉडी से रजिस्ट्रेशन ले लिया लेकिन बिजनेस कैरी आउट कर दिया, लोगों से GST कलेक्ट कर लिया बेसिस ऑफ द GST रजिस्ट्रेशन नंबर, बट जब पे करने की बारी आई तो भाग गए। तो एक तो GST पे नहीं किया वो तो छोड़ो, बट कस्टमर से GST लेके वो भी भाग गए, ऐसा भी सीन हो सकता है। तो इन दैट केस इनको क्या बोला हुआ है कि आपको एडवांस में पहले ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इट कैन बी मोर इट कैन बी लेस, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट अपने को पे करना है। आपको मोटा मोटी बेसिस पे आपको पे करके रखना है कि भाई इतना एडवांस में अपने को पे करना है। इसके बाद आप क्या करोगे, मंथली बेसिस पे जैसे जैसे बिजनेस कैरी आउट करोगे तो एक मंथली रिटर्न आपको फाइल करना है, जिसमें जितना भी आपका आउटवर्ड सप्लाईज वगैरह रहेगा वो सब चीजें आपका दिख जाएगा, विच इज ईयर monthly return. NRTP is not required to file the statement of outward supplies and returns. In place of the same, a simplified monthly tax return in the form of GSTR 5 or NRTP is given, जिसमें आपका जितना भी आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज रहेगा वो आपका इधर इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा। तो सारा का सारा डिटेल्स आपका GSTR 5 के अंदर ही आ जाएगा। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग इज 13 days फ्रॉम द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। मतलब समझो मैंने जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन लेके रखा है एंड आई एम एन NRTP। तो इन दैट केस जुलाई मंथ का मेरे को रिटर्न कब तक फाइल करना पड़ेगा, 13 डेज के अंदर फाइल करना पड़ेगा, दैट इज जुलाई के बाद August 13, अगस्त का September 13 और सितंबर का खत्म होने के बाद, जैसे September 30 को मेरा रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है और मैंने एक्सटेंड भी नहीं करवाया, 3 महीना ही रखा था मैंने, एक्सटेंड भी नहीं करवाया, तो 30 सितंबर के बाद सितंबर के लिए अपने पास 13 दिन नहीं रहेगा बिकॉज इट विल बी 13 डेज, या तो 7 days आफ्टर लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी खत्म हुआ 30 तारीख को, तो 7th अक्टूबर या तो 13th अक्टूबर विच इज द ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे 7th अक्टूबर को मेरे को भरना पड़ेगा। मतलब सिंपल बोलो तो जब वाइंड अप हो रहा है, क्लोज हो रहा है,
तो उसके 7 डेज के अंदर आपको कर देना है। 7 डेज के अंदर अगर उसके पहले ही रिटर्न का डेट आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप उधर ही कर दो। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फीस एंड पेनल्टी, एन एनआरटीपी शुड पे द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर अमाउंट एज पेबल अंडर द सीजीएसटी ऑफ रिटर्न्स चैप्टर अंडर द सीजीएसटी रूल्स ऑफ फाइलिंग ऑफ द जीएसटीआर 5। एक और चीज हम लोगों ने आईटीसी के अंदर पढ़ा था एनआरटीपी के लिए, कि एनआरटीपी को क्रेडिट जो मिलता है सिर्फ और सिर्फ वो जो गुड्स बाहर से इंडिया के बाहर से लेके आके इंडिया के अंदर सेल करता है, उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर जो उसने आईजीएसटी पे किया हुआ रहेगा उसका क्रेडिट उसको मिलेगा। अदर देन दैट नो आईटीसी इज अवेलेबल टू एनआरटीपी, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। एनआरटीपी को कोई एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट वर्किंग फॉर द एनुअल एंटायर ईयर। जब वो पूरे साल के लिए काम कर ही नहीं रहा है तो इन दैट केस एनआरटीपी को एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं करना है। वो तो उसका मंथली फाइल करेगा, 3-6 महीने में तो उसका खत्म हो जाएगा पीरियड। डन, समझ में आया यहाँ तक का पार्ट? Okay. Yes, ma'am. चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जीएसटीआर 6 दैट इज फॉर आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये पर्टिकुलर रिटर्न आप लोगों का देके रखना है। आईएसडी कौन होता है, एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ। समझो अपने 4 यूनिट्स है, ठीक है। एक एचओ अपना मुंबई के अंदर है, एंड 3 ब्रांचेस है मेरा, एमपी, यूपी एंड अरुणाचल प्रदेश, एपी। ठीक है, ये 3 ब्रांचेस है। एचओ को हमने इंटरेस्ट करके रखा है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी परचेजेस होता है विद रिस्पेक्ट टू कॉमन चीजें, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो भी सॉफ्टवेयर लगता है अपने को, या कोई प्रोफेशनल सर्विसेज लगती है, या कोई भी व्हाट यू से की एक्टिविटी अपन कैरी आउट करे जिसके लिए अपने को कोई इनपुट्स लगने वाला है, तो हमने इंटरेस्ट करके रखा है कि सारा का सारा परचेज जो है ना, इट विल बी बेटर कि वो एचओ मैनेज करे। इससे क्या होता है कि भाई बजट वगैरह कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ा जो है वो सब चीजें ईजी हो जाएगी। इसके लिए हमने एचओ को बोल के रखा है कि भाई आप क्या करो, आप ये सारा परचेजेस कैरी आउट करो। एचओ ने क्या बोला, ठीक है परचेजेस कैरी आउट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट परचेजेस कैरी आउट करने के बाद सारा का सारा आईटीसी जो है ना वो इधर महाराष्ट्र में जमा हो रहा है, वेर एज सेल्स जो होता है ना वो एचओ ज्यादा नहीं करता है, वो एमपी यूपी और एपी ज्यादा करते हैं। तो सिंपल है, जब इधर आउटवर्ड सप्लाई कम होगा और इनवर्ड सप्लाई ज्यादा होगा तो इट विल बी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। वाई अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, बिकॉज आपका आउटवर्ड सप्लाई कम है एचओ में, बट इनवर्ड सप्लाई सब इधर ही है, बिकॉज परचेजेस सब आप इधर से ही कर रहे हो। तो इन दैट केस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज आप उतना क्रेडिट जो आप अर्न कर रहे हो वो आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। अब उस केस में प्रॉब्लम क्या होगा कि आईटीसी इधर पड़ा हुआ रहेगा यूज करने के लिए, बट एमपी यूपी और एपी जो है वो लोग ज्यादा आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, बट उनको क्या करना पड़ेगा, उनके सामने आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तो उनको मेजोरिटी टैक्स जो है वो कैश में पे करना पड़ेगा। तो ये तो आपका वर्किंग कैपिटल का इशू हो गया। अब ये तो बिजनेस अरेंजमेंट है जहाँ पे अपने सारे डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये एचओ भी रजिस्टर्ड है, एमपी यूपी और एपी वाला ब्रांच भी रजिस्टर्ड है, तो ये सब एसोसिएशन व्हाट इज कि आपका एक एंटरप्राइज ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। ठीक है, तो इस केस में उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया आईएसडी का, और उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, एचओ ने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, एमपी ने भी लेके रखा है, यूपी ने भी लेके रखा है, एपी ने भी लेके रखा है। एचओ क्या करेगा, ये रजिस्ट्रेशन के साथ एक एडिशनल रजिस्ट्रेशन लेगा ऑफ आईएसडी, जिससे उसका आईएसडी का रजिस्ट्रेशन किसके लिए काम आएगा, जितना आईटीसी उसने व्हाट की जमा किया है वो सब ये रिस्पेक्टिव यूनिट्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, समझो अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर खर्चा एचओ ने किया है, जो खर्चा सिर्फ और सिर्फ एमपी यूनिट का है, मतलब एमपी यूनिट के लिए किया हुआ है, तो वो डायरेक्टली एमपी के पास वो आईटी से चला जाएगा। एक एमपी और यूपी के लिए किया हुआ है, तो हमने देखा था कि इनका जो टर्नओवर रहेगा वो टर्नओवर के बेसिस पे इसके बीच में बाइफरकेट हो जाएगा। एक सबके लिए किया है, ऑल के लिए किया है, तो सबके टर्नओवर के रेशो के बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको बाइफरकेट कर देंगे। टर्नओवर किसका लेंगे, जनरली प्रीसीडिंग ईयर का लेते हैं हम लोग, क्योंकि क्या होता है कि फिर पूरे साल के लिए वो स्टैटिक रहता है। ये साल के लिए पिछले साल का जो टर्नओवर का रेशो रहेगा वो हम लोग वो यूज करके चलते हैं। अगर नहीं अवेलेबल है पिछले साल का सबका टर्नओवर, तो जो भी लास्ट क्वार्टर का अवेलेबल रहेगा वो क्वार्टर का लेके हम लोग ये बाइफर्केशन कर देते हैं। तो आईएसडी का काम होता है जितना उसने कॉमन परचेजेस किया है उसका रिस्पेक्टिव आईटीसी वो रिस्पेक्टिव यूनिट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके बांट लो। लॉजिक समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया वापस से? अच्छा। Yes, ma'am. ठीक है, चलो। अब यहाँ पे क्या होगा ना, क्या मोर देन वन आईएसडी हो सकता है, तो द आंसर इज यस, मोर देन वन आईएसडी भी हो सकता है। समझो एचओ ने तो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, उसके साथ साथ ना एचओ मेजरली परचेस करता है, बट अभी क्या हो गया ना, जो आपका यूपी वाला एक है ना वहां से मेजर आपका मटेरियल्स वगैरह सब आता है, जो आपका एमपी में भी यूज होता है, एपी में भी यूज होता है। तो यूपी वाला भी क्या कर सकता है कि जब उसको पता है कि वो भी कॉमन परचेजेस बहुत ज्यादा कर रहा है, तो इन दैट केस वो भी क्या कर सकता है, वो भी एक आईएसडी का रजिस्ट्रेशन
तो एचओ एचओ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एच यूपी यूपी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देयर कैन बी मोर देन वन आईएसडी ऑल्सो, ये भी पॉसिबिलिटी आप लोगों का आ जाता है। आईएसडी लेना कंपलसरी है क्या? द आंसर इज नो। अगर आपका जितना परचेज कर रहे हो और वहां पे ही उतना आईटीसी आपका जमा हो रहा है तो आप वहीं पे यूटिलाइज कर लो, अलग से आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट जब मेजरली आप इसका रजिस्ट्रेशन कब लेते हो? मेजरली इसका रजिस्ट्रेशन हम तब लेते हैं जब आपका वहां पे आउटवर्ड सप्लाई कम होता है, आईटीसी ज्यादा है, यूटिलाइजेशन बहुत कम हो रहा है, वर्किंग कैपिटल मैनेज में इशू आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आईटीसी को ट्रांसफर करने का या एडजस्ट करने का जो पार्ट है वो हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं। इसका मंथली रिटर्न जाता है, मंथली रिटर्न जीएसटीआर 6 के अंदर जाएगा, ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी। मतलब ये रिटर्न के अंदर क्या जाएगा? कितना टोटल आईटीसी एचओ के पास जमा हुआ था फॉर एग्जाम्पल, कितना उसने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना उसने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना उसने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया और कितना खुद को डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसे करके आपका टोटल जो है वो आ जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जितना टोटल आपका आईटीसी बना है वो सबके साथ मैच होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है। अदर देन दैट हम लोगों ने क्या बोला था कि भाई जो क्रेडिट अगर आपने उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है तो अगर रिवर्सल ऑफ क्रेडिट होता है तो वो भी सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस तरह से आपका ओरिजिनल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ठीक है। Forms GSTR 6 containing the details of the ITC received for distribution of the total ITC eligible and ineligible to be distributed, distribution of ITC, details of debit note, credit note, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर डालनी है। लास्ट डेट इज 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ताकि जब भी GSTR 3 भी सामने वाला बंदा फाइल करेगा तो उस केस में उसमें सारा डिटेल्स आप लोगों का आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी रिसीव्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑटो पॉपुलेशन कहाँ से आएगा? GSTR 6A के अंदर उसको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो सामने वाला बंदा GSTR 1 में फाइल करेगा वो आईएसडी के लिए GSTR 6A के अंदर दिखने लगेगा। जैसा अपना 2B होता है वैसे इधर इसका 6A हो जाएगा, 2A 2B होता है वैसे 6A हो जाएगा। इसमें से वो क्या करेगा? ऑटो पॉपुलेट करके जो भी आपका डिटेल्स है उसको फाइल कर देगा। अगर कोई ओटीसी की कोई मंथ में आपका क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं, परचेजेस ही नहीं किया है फॉर एग्जाम्पल कोई मंथ में, तो आपका नील रिटर्न जो है वो चला जाएगा। क्लियर विद दिस? ये दोनों सेक्शंस क्लियर हुए, GSTR 4 एंड GSTR 5? Yes, ma'am. ठीक है, एक बार ये दोनों सेक्शंस चेक करो, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज टीडीएस टीसीएस का पार्ट। टीडीएस टीसीएस के रिटर्न्स पे जाते हैं, एक बार चेक कर लो यहाँ तक। चलो आगे बढ़े, कुछ डाउट है? No doubt, no. No, ma'am. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, GSTR 7 अपना क्या बोलता है? GSTR 7 अपना टीडीएस के लिए है। ठीक है। नॉर्मली व्हेनेवर द टैक्सेबल गुड्स आर सप्लाइड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट, अपने ने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेबल है, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को एप्लीकेबल है, लोकल अथॉरिटी आ गया, गवर्नमेंट की एजेंसीज आ गए, इन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है जब वैल्यू ऑफ द सप्लाई 2,50,000 से ज्यादा हो जाता है। नॉट नेसेसरी कि पर बिल जो है वो 2,50,000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है और उसके अंदर मल्टीपल बिल बन रहे हैं तो भी चलेगा। 2,50,000 से ज्यादा का अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो इन दैट केस आपको टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी हो जाता है। कब भरना है आपको? मंथली रिटर्न रहेगा GSTR 7 एवरी कैलेंडर मंथ के लिए रहेगा। Director shall furnish the return for every calendar month whether or not any deductions have been made. Last date of filing is 10th, तो 10th तक ये लोग फाइल करेंगे। तो सामने वाला क्या कर सकता है? इसका क्रेडिट ले सकता है व्हेन ही इज व्हाट इज फाइलिंग इज GSTR 3B या GSTR 4 5 जो भी वो फाइल कर रहा है, उसके अंदर जितना भी एलिजिबल रहेगा वो एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो क्रेडिट ले सकता है। तो इसी के लिए 10 तारीख तक फाइल करने का। याद रखने का, टीडीएस का जो क्रेडिट है वो कैश लेजर के अंदर मिलता है, टीसीएस का क्रेडिट कैश लेजर के अंदर मिलता है। इसके अलावा जितना भी क्रेडिट है वो सिर्फ आपको क्रेडिट लेजर के अंदर मिलता है। ठीक है। टीडीएस डिटेल्स अवेलेबल टू द डिडक्टी ऑन द कॉमन पोर्टल। जो भी डिडक्टी होगा दैट इज सामने वाला बंदा, उसको आपका कॉमन पोर्टल के ऊपर दिख जाएगा, वो क्रेडिट ले सकता है इन द कैश लेजर डायरेक्टली। टीडीएस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, दैट इज इन द फॉर्म GSTR 7A। एवरी पर्सन जिसका आप टीडीएस डिडक्ट करोगे उसका एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा कि भाई हमने आपका इतना इतना टीडीएस डिडक्ट किया था और इतना इतना गवर्नमेंट को पे कर दिया है। तो जितना भी आप लोगों ने डिडक्ट और पे किया है वो आप लोग को सबमिट कर देना है कि भाई ये आपका हो चुका है, और एक प्रूफ रहेगा डिडक्टी के पास भी कि सामने वाले ने मेरा टीडीएस डिडक्ट करके पे किया था। ठीक है। ये आप लोगों का अपलोड हो जाएगा। It contains the certificate is generated once the deductor furnishes the GSTR 7 on the common portal and deductee accepts the details uploaded by the deductor and files his return। तो यहाँ पे क्रॉस अपने को पता चल जाता है कि भाई सामने वाले ने फाइल कर दिया है, हमने एक्सेप्ट कर दिया है, तो डन डस्टेड हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर टीडीएस का रिटर्न नील जा रहा है, मतलब कोई ये मंथ में कोई भी आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया है, तो इन दैट केस आपका नील रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है।
अगर आप करते हो तो वो आपका इच्छा है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप नहीं भी करते तो कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कमिंग टू द पार्ट ऑफ ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 या तो सबसेक्शन 3 या तो सबसेक्शन 5 शेल पे टू द गवर्नमेंट while फाइलिंग द व्हाट वी से कि जिस जिस दिन वो रिटर्न फाइल करेगा उस दिन वो पेमेंट करेगा। जैसे एग्जांपल, नॉर्मल टैक्स पेयर जीएसटी या 3B के साथ फाइल करेगा, मंथली रहेगा तो मंथली, क्वार्टरली रहेगा तो क्वार्टरली। ठीक है, अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो वो क्वार्टरली जाएगा CMP 08 के साथ। देन आप लोग का अगर TDS वाला बंदा है तो जब वो 10 तारीख को रिटर्न फाइल करेगा उसके साथ जाएगा। NRTP तो एडवांस में टैक्स पे कर देता है। CTP को भी नॉर्मल वे में ही आना पड़ता है, GSTR 1 3B, बट वो भी एडवांस में ही पे करके रख देता है। तो सबका रिटर्न के साथ ही आप लोग का टैक्स जाता है। However, every registered person under the QRMP जो है an amount equal to the tax taking into account the inward and outward supplies ITC availed in lieu of the amount referred to in the clause as determined, वो क्वार्टरली बेसिस पे आपका पेमेंट कर सकते हैं। 3B 5 7 इन लोग का ड्यू डेट और रिटर्न का फाइलिंग और आप लोगों का पैसा दोनों का लिंक्ड है। मतलब इन तीनों के केस में रिटर्न भी उसी दिन पे फाइल होगा, पेमेंट भी उसी दिन पे होगा। GST या 3P अगर QRMP स्कीम में है तो फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपका डीलिंक्ड है। फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेट अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, 25th ऑफ द सक्सेडिंग मंथ तक से पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। रिटर्न आपको कब फाइल करना है, क्वार्टरली फाइल करना है। कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए भी डीलिंक्ड है बिकॉज GSTR 4 जो है वो ईयरली जाता है। बट वेर GST CMP 08 का फॉर्म जो है वो फॉर्म भर के हम लोग क्या करते हैं, टैक्स पे कर देते हैं 18th ऑफ द मंथ पर। NRTPs और CTPs के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज ये लोग एडवांस डिपॉजिट करते हैं, इनका तो लाइबिलिटी क्या होता है, एडवांस में जाता है। ठीक है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न शैल डिस्चार्ज द लाइबिलिटी टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस or any other amount under the GST law by debiting the cash ledger or credit ledger and include the details in his return। तो कैश लेजर से करो तो कैश लेजर से करो, क्रेडिट लेजर से करो क्रेडिट लेजर से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ये सब चीजें यूटिलाइज कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मंथली पेमेंट ऑफ द टैक्स अंडर QRMP स्कीम। तो फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए आपको क्या करना है, जितना भी आपका मोटा मोटी कैलकुलेशन बनता है उसके हिसाब से फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए 25 तारीख तक आपको क्या करना है, GST PMT 06 में आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि GST PMT 06 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आप पेमेंट वगैरह कर दो, फर्स्ट मंथ का, सेकंड मंथ का। फिर थर्ड मंथ का आप क्या करोगे, थर्ड मंथ के बाद पूरा कंबाइन करोगे, सबका GST या 3B फाइल करोगे, तभी आप जो भी सेटलमेंट ऑफ टैक्स बनता है, जितना भी पेमेंट एक्स्ट्रा बनता है थर्ड मंथ का प्लस फर्स्ट और सेकंड मंथ का, सब मिला के आप पेमेंट वगैरह कैरी आउट कर दोगे। अच्छा, कमिश्नर के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन वगैरह दे सकते हैं। While making the deposit of the such registered person for the first month taking into account balance of the cash ledger, second month cash ledger, फिर 3B जो है वो आप लोग का आ जाएगा, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर दोगे। दिस अमाउंट इज डेबिटेड सोनली फॉर द पर्पज ऑफ ऑफसेटिंग द लाइबिलिटी इन द GST या 3B। जितना भी बचेगा तो या तो आप रिफंड क्लेम कर लो या तो आप आगे उसको यूटिलाइज कर सकते हो। While generating the चालान, the taxpayer should select monthly payment for quarterly taxpayer। तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिक्स सम या तो सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो दो मेथड है अभी QRMP के अंदर, फर्स्ट और सेकंड मंथ के अंदर आप कितना पैसा डिपॉजिट करोगे। अगर ये मैंने ऑप्शनल रख दिया तो कोई क्या करेगा, सिर्फ 5,000 रुपए डाल के रख देगा, भले उसका फर्स्ट मंथ का लाइबिलिटी आ रहा है 10 लाख रुपए का, बट उसे 5,000 रुपए डाल के रख देगा, तो ये चीजें तो नहीं चलेगी। सिर्फ नाम के लिए डिपॉजिट हमको नहीं करना है, ओवरऑल लेवल पे डिपॉजिट करना है। तो इन दैट केस उन्होंने दो मेथड निकाल के रखे हैं, आप दो मेथड में से कोई भी सिलेक्ट कर लो। The said person can use any of the two options from below for monthly payment of tax during the first 2 months। For fixed sum method use करो या self assessment। Fixed sum method क्या बोलता है, if taxpayer chooses this method, a facility is available on the GST portal for generating an auto generated pre-filled challan in the form of GST PMT 06। The challan amount is calculated which cannot be edited। Amount कितना रहेगा, 35% of the tax paid in the cash in the return of the preceding quarter where the return was furnished quarterly। तो इसके पिछले क्वार्टर का डेटा देखा जाएगा, अगर वो क्वार्टर के अंदर आपने क्वार्टरली पेमेंट किया था, क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया था, तो वो क्वार्टर का टोटल लाइबिलिटी कितना था। टोटल लाइबिलिटी में आप देखोगे दो, क्रेडिट से पेमेंट कितना किया, कैश से पेमेंट कितना किया। जितना भी आपने कैश से पेमेंट किया था उसका 35% हम कैलकुलेट करेंगे और वो आपको फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ में पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरे साल चलते रहेगा। टैक्स लाइबिलिटी इन कैश इन रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न वाज फर्निश्ड मंथली। तो अगर आप मंथली रिटर्न फर्निश करते हो तो मंथली का पूरा अमाउंट, क्वार्टरली फर्निश करते हो तो क्वार्टरली में कैश का 35%, मंथली अगर फाइल करोगे तो मंथली में कैश का पूरा, क्वार्टरली फाइल करोगे तो क्वार्टरली में कैश का 35%, ऐसा करके जो भी अमाउंट है। दिस विल बी अ फिक्स्ड अमाउंट। अगर आप फिक्स सम ले लेते हो तो जितना भी ऑटो कैलकुलेट करके आ जाएगा वो उतना अमाउंट वहां पे आप लोगों का दिखने लगेगा, ये आप पेमेंट कर दो। इन केस फॉर एग्जाम्पल अगर मार्च मंथ में जो है आप लोगों का, इन केस where लास्ट रिटर्न was filed on quarterly basis for the quarter ended मार्च, तो मार्च में आपने CGST था, SGST था, IGST था और सेस था।
ठीक है, ये आपने कैश में पे किया था। अब ये बार क्या होगा, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड इन ईच ऑफ द मंथ अप्रैल एंड मई। अप्रैल और मई में हम कितना पे करेंगे, 100 का 35%, 100 का 35%, 500 का 35%, सेस का 35%। अगर लास्ट रिटर्न मंथली था तो सीजीएसटी का 50-50 और ये हम लोगों ने पे किया था, तो अप्रैल मंथ में कितना पे करना पड़ेगा, अप्रैल और मई में 50-50-80 पूरा पे करना पड़ेगा, बिकॉज क्वार्टर का जब है तब 35% अप्लाई कर रहे हैं, मंथ का जब है तब 35% अप्लाई नहीं होगा। However, no such amount may be required to be deposited for the first month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or credit ledger is adequate for the tax liability of the said month, or where there is nil tax liability. अब यहाँ पे अपने को क्या करना रहेगा, एक कैलकुलेशन ऐसे भी देखना पड़ेगा कि अगर जिस मंथ का लाइबिलिटी आप निकाल रहे हो उस मंथ के बैलेंस क्लोजिंग के बाद कैश लेजर में एडिक्वेट बैलेंस है या तो क्रेडिट बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है जिससे आपका ऑलरेडी पूरा लाइबिलिटी एडजस्ट हो सकता है ऑलमोस्ट, तो इन दैट केस या तो नील लाइबिलिटी है, तो इन दैट केस आप कुछ भी डिपॉजिट नहीं करोगे तो भी चलेगा। सेकंड मंथ के लिए वेयर द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर दोनों महीने के लिए है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड मंथ दोनों का लाइबिलिटी एडजस्ट करने के लिए रेडी है, उतना अमाउंट अवेलेबल है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप नहीं भरोगे कोई भी अमाउंट। Monthly tax payment through this method would be not available to the registered person who has not furnished the return for a complete tax period preceding such month. तो आपको मंथली पेमेंट अवेलेबल नहीं रहेगा जब तक आप प्रीसीडिंग रिटर्न्स फाइल वगैरह नहीं कर देते। कंप्लीट टैक्स पीरियड मतलब रजिस्ट्रेशन जिस दिन लिया था वहां से लेके लास्ट डे ऑफ द टैक्स पीरियड तक। दूसरा मेथड अपने पास है सेल्फ असेसमेंट मेथड में। तो फिक्स्ड सम में क्या है, फिक्स्ड सम में क्या है, फिक्स सम में आपको कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। आपने लास्ट टाइम क्वार्टरली फाइल किया था तो क्वार्टरली का 35%, आपने मंथली फाइल कर दिया था तो पूरा मंथली, लेकिन सिर्फ कैश पेमेंट, क्रेडिट पेमेंट नहीं। जितना भी किया था उतना आपका यहाँ पे आप वापस पे कर दोगे। बाद में सेटलमेंट कब होगा, जब क्वार्टर एंड के बाद रिटर्न फाइल करोगे ये क्वार्टर का, तब अपन उसको सेटल कर देंगे कितना पे किया था वर्सेस कितना करना चाहिए था। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। The said person in any case can pay the tax due by considering the tax liability on inward supplies and ITC available in the form GST PMT6. In order to facilitate the ascertainment of ITC for the month, auto draft input tax credit statement has been available in GSTR to be every month. तो क्या कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे उसका आउटवर्ड सप्लाई कितना है, क्रेडिट कितना एलिजिबल है, सेट ऑफ करके खुद निकाल सकता है। Registered person under QRMP is free to avail either of the two tax payment method above in any 2 months of the quarter. Already discussed at the time of filing of the return for the quarter in the form GSTR 3B. Amount deposited by the registered person in first 2 months will be debited. जितना भी बचेगा उतना आपको पे करना पड़ेगा या तो रिफंड हो जाएगा। However, such refund claim shall be permitted only after the return in the form GSTR 3B for the said quarter has been furnished. Deposit cannot be used by the taxpayer for any other purpose unless return filing. जब तक रिटर्न फाइल नहीं होता तब तक आप फॉर एग्जांपल समझो उतने टाइम में कोई पेनल्टी आ गया आपके ऊपर, तो आप पेनल्टी पे करने के लिए वो कैश लेजर में जो डिपॉजिट करके रखा है वो अमाउंट अभी यूज नहीं कर सकते, उतना लॉक हो जाएगा जब तक आप जीएसटी या 3B फाइल नहीं कर देते। इंटरेस्ट, अच्छा, अगर आप फिक्स्ड सम मेथड यूज करते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मंथ का आपका फिक्स्ड सम आया था 1 लाख रुपया, 35% का जो अमाउंट था वो 1 लाख रुपया है। सेकंड मंथ का आया 1.5 लाख, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड मंथ तो हमने ऐसा कुछ भरा ही नहीं, इसके बाद हमने सीधा पूरे क्वार्टर का कैलकुलेशन किया जिसमें फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ तीनों आ गया, सब मिला के ना मेरा 5 लाख का लाइबिलिटी आया, ठीक है। 5 लाख का आप लोगों का लाइबिलिटी आया। तो इन दिस केस जितना भी आपका पेमेंट है दैट इज बचा हुआ कितना पेमेंट है, 5 माइनस 1.5 माइनस 1, तो 2.5 माइनस कर दो तो 2.5 बच गया। इसके ऊपर अगर आप फिक्स्ड सम मेथड यूज करें तो आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपने तो अमाउंट डिसाइड ही नहीं किया। डिसाइड तो अमाउंट किसने किया था, खुद जीएसटी के पोर्टल ने डिसाइड किया था कि 35% है या पूरा मंथ का अमाउंट है। हमने तो इसमें कुछ बोला ही नहीं कि कम करो ज्यादा करो एंड ऑल। बट अगर आप व्हाट वी से कि अपना सेल्फ असेसमेंट मेथड यूज करते हो तो जितना भी डिफरेंस आएगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो क्या बोले, इन अदर वर्ड्स व्हाइल फर्निशिंग जीएसटी 3B इट इज फाउंड दैट इफ फॉर फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर द टैक्स लायबिलिटी ऑफ नेट अवेलेबल क्रेडिट ऑन द सप्लाईज was higher than the amount which is paid in challan, no interest will be calculated for first 2 months for the end and discharge the entire liability in GST 3B by the due date। अगर कौन सा मेथड है आप लोग का, फिक्स्ड सम मेथड, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। इन केस पेमेंट ऑफ द टैक्स बाय डिपॉजिटिंग दिस सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट इन जीएसटी पीएमटी 6 इज नॉट डन बाय द ड्यू डेट, इंटरेस्ट फिर उसके बाद से आगे का लगेगा। मतलब समझो कि आपका जो ड्यू डेट था जीएसटी पीएमटी 06 का, आपने वो फाइल नहीं किया उसके बाद किया, मतलब 25 तारीख के बाद अगर फाइलिंग किया, 25 की जगह 30 पे किया, ये 5 दिन का इंटरेस्ट लग सकता है, बट अमाउंट कम है उसका इंटरेस्ट नहीं लग सकता। In case GST 3B for the quarter is furnished beyond the due date, interest would be applicable under section 50 net of ITC। अगर आप ड्यू डेट के बाद फर्निश करते तो उतना भी लगेगा, बट देखो सिंपल है, प्रोविजंस फॉलो नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट आपका लो पेमेंट है उसके वजह से आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड मंथ, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी देखो यहाँ पे क्या दिया एग्जाम्पल।
A registered person who has opted for the QRMP scheme has paid a total of 100 rupees in cash as tax liability for October to December. हाँ बोलो. वो स्क्रीन शेयरिंग रुक गई. अच्छा, एक सेकंड. ओके, हाँ. चलो ठीक है. तो समझो यहाँ पे हमने क्या बोला कि टोटल अमाउंट 100 रुपए का हम लोगों ने पे करके रखा है फॉर प्रीवियस क्वार्टर ऑफ अक्टूबर टू डिसंबर. ही ऑप्ट्स टू पे द टैक्स अंडर फिक्स सम मेथड, तो उसने 35 रुपीज पे किया फेब्रवरी और मार्च में, मतलब जनवरी का पेमेंट, फेब्रवरी का पेमेंट. लास्ट क्वार्टर का पेमेंट 100 रुपया कैश में था. ये क्वार्टर कौन सा है अपना, जैन टू मार्च. जैन टू मार्च में जैन का रिटर्न जाएगा फेब में, फेब का रिटर्न जाएगा मार्च में. ये दोनों में हमने 35 रुपीज दैट इज 100 का 35% पे किया. ठीक है. इन द रिटर्न ऑफ द क्वार्टर इज फाउंड दैट बेस्ड ऑन द आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज जनवरी का 40 रुपीज था और फेब्रवरी का 42 रुपीज था एक्चुअल. तो इसके सामने 40 हुआ, इसके सामने 42 हुआ, तो जो ये 5 रुपया एंड 7 रुपया है इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करने, इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले ही आपने लेट किया फिर भी, बिकॉज दिस अमाउंट वॉज नॉट डिसाइडेड बाई यू, इट वॉज डिसाइडेड बाई द सिस्टम इटसेल्फ. ठीक है, सेम आपका आ जाएगा. हाँ, अभी इधर देखो, यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट का बात किया. टोटल अमाउंट आपने 100 किया था, 35 आप लोगों ने फरवरी और मार्च में पे किया, अभी तक का तो सेम है. ठीक है. इन द रिटर्न फॉर द क्वार्टर इट इज फाउंड दैट द टोटल लायबिलिटी वाज 125 नेट ऑफ क्रेडिट, बट ही फाइल्स द रिटर्न ऑफ 30th ऑफ अप्रैल. इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन 55, दैट इज 125 में से 70 रुपया जो आपने पे किया, दैट इज 35 प्लस 35, वो माइनस कर देंगे और सिर्फ बचे हुए अमाउंट पे आपका एप्लीकेबल इंटरेस्ट लगेगा, बिकॉज आपने लेट पेमेंट किया. डिपॉजिट मेड इन द कैश लेजर इन द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ फॉर द पीरियड बिटवीन ड्यू डेट एंड 30th अप्रैल. जिस दिन ड्यू डेट था उस दिन से लेके 30th अप्रैल, बट वो शॉर्ट पेमेंट के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा. जो आपका सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं उनको तो इंटरेस्ट लग जाएगा, बिकॉज आप सेल्फ असेसमेंट मेथड यूज कर रहे थे. सेल्फ असेसमेंट मेथड यूज कर रहे थे तो आपने कैलकुलेशन बराबर करना चाहिए था, नहीं तो आपने हमारे ऊपर छोड़ देना चाहिए था. तो जब आप लोगों ने सेल्फ असेसमेंट मेथड को यूज किया है तो इन दैट केस आपका क्या बन जाएगा, कैलकुलेशन फिर उसके हिसाब से आपका कैरी आउट हो जाएगा. क्लियर है विद दिस पार्ट. Yes. Yes, चलो, ma'am. तो यहाँ पे आपकी जो स्पेसिफिक रिटर्न्स है ना वो पार्ट खत्म हो जाता है एंड वी आर कमिंग टू द सम नॉर्मल वाले छोटे मोटे रिटर्न्स, जिसमें आता है सबसे पहला फर्स्ट रिटर्न. फर्स्ट रिटर्न कब आएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन, आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया था और आप जैसे कि थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आ गए थे, तो आप फर्स्ट रिटर्न फाइल करते हो विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग, सॉरी, आप अप्लाई करते हो फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज. जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा तो उसके बाद क्या होता है कि हमने बोला हुआ है कि भाई आपको प्रीवियसली जितना भी आपने इनवॉइसेस इशू किया है उसको वापस से इशू करना पड़ेगा विद जीएसटी एंड ऑल. तो ये सब चीजें प्लस क्रेडिट मिलेगा आप लोगों को तो बैलेंसेस वगैरह देखने के लिए. तो इसके लिए हमको बोला हुआ है कि भाई सेक्शन 40 प्रोवाइड्स दैट रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिक्लेयर इज आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द पीरियड इन द सेड फर्स्ट रिटर्न बाय हिम आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. फॉर्मेट जो है रेगुलर रिटर्न जैसा ही आप लोगों का रहेगा. ठीक है. इसमें आप क्या करते हो बेसिकली कि जितना भी आप लोगों ने आईटीसी अवेल आपको करना है, जितना आपने आउटवर्ड सप्लाईज किया था, जिस दिन लाइबल हुए थे वहां से लेके जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला उस दिन तक, ये सारा डिटेल्स आप उनको फाइल कर दोगे और रिटर्न फाइल करके बता दोगे. ठीक है. जीएसटीआर रेट टीसीएस का जो है वो आपका हम लोग ईसीओ के साथ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लास्ट लेक्चर जब हम लोगों ने ईसीओ किया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर, तब हम ऑलरेडी जीएसटीआर रेट भी उसके अंदर पढ़ चुके हैं. 9 और 9 है, दैट इज एनुअल रिटर्न एंड एनुअल स्टेटमेंट. हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न एंड व्हाट इज द ड्यू डेट. पहला, सबको एनुअल रिटर्न फाइल करना है एक्सेप्ट दीज. सीटीपी को नहीं करना है, एनआरटीपी को नहीं करना है, आईएसडी को नहीं करना है, टीडीएस टीसीएस वालों को एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है. कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन एग्जाम्प्ट अदर क्लासेस ऑफ पर्सन, जिनको लगेगा उनको वो लोग एग्जाम्प्ट कर सकते हैं. एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करना है, 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हम लोग को फाइल करना है. फॉर्म कौन सा रहेगा, जीएसटीआर 9. अगर कंपोजिशन लेवी है तो जीएसटीआर 9A के अंदर आपको फाइल करना है. It may be noted that ECO required to collect the TCS has to file the annual statement under GSTR 9B which is not yet notified. जब नोटिफाई करेंगे तब से फाइल उनको करना पड़ेगा. तो उनके लिए कोई रिटर्न नहीं है बट उनके लिए स्टेटमेंट है. Who is required to file the self certified reconciliation statement कि भाई साल भर में मंथली 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 इतना रिटर्न में हमने अमाउंट दिखाया था, टोटल ईयर का मिला के इतना है, अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसका रिकंसिलिएशन. All the registered person are required to file the self-certified reconciliation statement along with the annual return if aggregate turnover in the financial year exceeds 5 करोड़. अगर 5 करोड़ से ज्यादा का आपका टर्नओवर है तो आपको एनुअल रिटर्न के साथ साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा. अगेन रिकंसिलिएशन के स्टेटमेंट किसको फाइल नहीं करना है, सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी, टीडीएस, टीसीएस, मतलब जिसको रिटर्न नहीं फाइल करना है उसको रिकंसिलिएशन भी फाइल करने की जरूरत नहीं है. सच रजिस्टर्ड पर्सन शुड बी फर्निशिंग द सेम रिकंसिलिएशन इन द फॉर्म जीएसटीआर 9C इलेक्ट्रॉनिकली आप लोगों को फाइल करना है, जिससे एनुअल रिटर्न में आपने सप्लाईज कितना डिक्लेयर किया वर्सेस
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने कितना डिक्लेयर किया है, दोनों में डिफरेंस हो सकता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसमें, तो वो डिफरेंस का रिकंसिलिएशन आप लोगों को यहाँ पे कैरी आउट करके दे देना है। एग्जाम्पशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ योर एनुअल रिटर्न किस किस को बोला है कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, जिसका बुक्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल चेक करता है, मतलब स्कैग चेक करता है, सीएजी चेक करता है, उनको अलग से ये पर्टिकुलर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। दे आर एक्सेप्टेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ रिकंसिलिएशन। मैक्सिमम टाइम लिमिट एनुअल ईयर्स के लिए, जैसा अपना हर एक रिटर्न के लिए था 3 इयर्स का है, 3 इयर्स के बाद आप लोग फिर नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकता है अगर उनको इच्छा लगी तो। फाइनल रिटर्न कब फाइल करना है, जब आप लोग जीएसटी का सर्टिफिकेट सरेंडर कर रहे हो तब। फाइनल रिटर्न GSTR 10 में होगा, जब आपका जीएसटी सर्टिफिकेट कैंसिल हो रहा है ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। कब फाइल करना है, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कैंसिलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन, विट एवर इज लेटर। डेट ऑफ कैंसिलेशन विल बी इन केस ऑफ सुओ मोटो, जहाँ पे हम खुद से करें। एंड ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन जब आपका अपील वगैरह में गया हुआ है और वहां से ऑर्डर आया है कैंसिलेशन का, तो ये केस में रहेगा विच एवर इज लेटर। ठीक है, सिंपल है, जिसके अंदर आपका पूरा समरी रहेगा कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, एसेट्स कितने बचे हैं, वो सब चीजों का समरी करके हम लोग दे देंगे, ताकि आपका नेट जीएसटी लाइबिलिटी जो है वो डिटरमाइन हो सके। GSTR 11 डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ द पर्सन हैविंग यूआईएन, जिनके पास यूआईएन होता है। यूआईएन सिर्फ और सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं ताकि वो लोग रिफंड क्लेम कर सके, बिकॉज टैक्स तो वो लोग कोई कलेक्ट करते नहीं है। आउटवर्ड सप्लाईज उनका कोई टैक्सेबल होता नहीं है। ठीक है, such person shall furnish the details of the inward supplies of taxable and other services on which refund of taxes has been claimed in the form GSTR 11, along with application of such claim of refund. When UIN is issued for the purposes other than refund, then in that case, details of inward supplies of taxable goods and services as may be required by proper officer वो लोग फाइल कर देंगे। समझ में आया यहाँ तक का पार्ट? यस मैम। नेक्स्ट OIDR सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। OIDR सर्विसेज या तो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को अगर दिया हुआ है, तो इन दैट केस एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इधर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया टू द पर्सन इन इंडिया, या तो OIDR सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, या तो रजिस्टर्ड नॉन टैक्स अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट shall file the return in the form GSTR 5A by 20th of the month succeeding the calendar month। 5A जो भी है आप लोगों का, उसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं रहेगा तो भी आपको नील रिटर्न फाइल व्हाट इज की करना पड़ेगा। समझ में आया? तो आईडीआर वालों OIDR वालों को 5A के अंदर आपका डिटेल्स फाइल करना है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक। यहाँ तक एक बार खत्म करो पढ़ के, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एक बार यहाँ तक का जो मिसलेनियस रिटर्न्स थे एक बार चेक कर लो, फिर आगे बढ़ो। चलो स्टार्ट करते हैं आगे का। नेक्स्ट, अगर आप रिटर्न्स को लेट फाइल करते हो या डिले करते हो, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द रिपरकशंस। तो सबसे पहला, notice to return defaulters, a notice in the prescribed form issued electronically in the form fails to furnish GSTR 39, under section 39 normal return, under section 44 annual return, under section 45 final return या 52 का TCS का statement। The notice requires the registered person to furnish the returns within 15 days, failing which the tax liability will be assessed under section 62। तो सिंपल है, आपको एक नोटिस आ जाएगा कि अरे आपका डिफॉल्ट है, आपने रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया है, 15 डेज का टाइम है आप लोगों के पास, आप 15 डेज के अंदर रिटर्न फाइल कर दो। अगर आपने फाइल किया तो वेरी गुड, अगर आपने फाइल नहीं किया तो इन दैट केस हम लोग फिर प्रोसीडिंग्स केस में जाएंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन द रेलेवेंट मटेरियल विद द प्रॉपर ऑफिसर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो एसेस करेंगे। लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, तो जो भी आपका है लेट फीस इज एप्लीकेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न एंड आउटवर्ड सप्लाईज। किसके लिए एप्लीकेबल है, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, QRMP स्कीम, फाइनल रिटर्न, TCS। ठीक है, क्वांटम ऑफ फीस कितना है, 100 रुपीज फॉर विच एवरी डिफॉल्ट कंटिन्यूज, या 5000 विच एवर इज लोअर। अब याद रखना ये CGST का है, तो इन दैट केस 100 प्लस 100 SGST का भी आएगा, और 5000 प्लस 5000 SGST का भी आएगा। तो अगर मैं टोटल क्वांटम बोलूँ तो इट इज 200 ईच डे अप टू 10,000। समझ में आया? ये 100 रुपीज जो है वो आपका CGST का है, SGST का भी सेम ऐड हो जाएगा आप लोगों का।
और 5,000 भी आपका 5,000 के साथ ऐड हो जाएगा, तो टोटल 10,000 का आपका वहाँ पे क्वांटम बन जाएगा. It may be noted that the late fees payable by the registered person for delay in filing of the return or annual return is with respect to CGST. इसका SGST का भी आपका आ जाएगा. Rationalization of the late fees for delayed filing of GSTR1 waiver हो सकता है आप लोगों का प्रॉब्लम, और जैसे कि ये सब चीजें हो सकती हैं. The late fees can be waived partially or fully by the central government in view of the late fees for delayed of GSTR1 3B. They have been rationalized as follows. कम कर दिया उन लोगों ने थोड़ा GSTR7 के लिए. अगर GSTR7 दैट इज TDS वाला अगर लेट फाइल किया है तो गवर्नमेंट वाले ही लोग हैं, तो उनके लिए क्या किया है 2500 CGST 2500 SGST, मतलब 50 रुपया टोटल है ये, या 1,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, इतना ही आपको लगेगा. वेयर टोटल अमाउंट ऑफ द CGST एंड SGST डिडक्टेड इज निल, तो इन दैट केस आपका लेट फीस नहीं लगेगा. डिले इन फाइलिंग GSTR1 एंड GSTR3B, तो कितना आपका लेट फीस लगेगा ये भी आप लोग का देख लेते हैं. 1 मिनट इसको रोटेट कर देती हूँ. ठीक है, सिंपल. Registered person who has nil outward supplies in the tax period whose GSTR total tax payable and GSTR3B is nil. So in that case, 500 rupees, that is 250 under CGST SGST, 20 rupees, that is CGST SGST for every day during which the default continues, whichever is lower. अगर registered person जिसका covered in one is having aggregate turnover of less than 1.5 crores, तो मतलब एकदम छोटा सा अमाउंट है. Above whose aggregate turnover is less than or equal to 1.5 crores in the preceding financial year, 2,000 rupees, that is 1,000 plus 1,000, 50 rupees, that is 25 plus 25, whichever is lower आप लोग का आ जाएगा. जो भी आप लोग का कैलकुलेशन करके आप आओगे उसके हिसाब से आपका लग जाएगा. रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ से कम है, तो इन दैट केस ये 5,000 हो जाएगा, 2,500, और ये 50 रुपीज के हिसाब से ही चल रहा है आपका. जिसका 5,000 ज्यादा है तो ये 10,000 हो जाएगा 50, और ये आपका 50 ही रहेगा, विचेवर इज लोअर के हिसाब से चलेगा. तो डेली के बेसिस पे आपका लेट फीस लगता है, तो डेली बेसिस का जितने भी दिन का लेट फीस है आप लोग का कंबाइन करो, और उसको ये फिक्स्ड अमाउंट जो भी है ना, ये वाले अमाउंट्स आपकी फिक्स्ड है. दिस इज ऑल फिक्स्ड अमाउंट. ये फिक्स्ड अमाउंट के साथ कंपेयर करो, जो भी विचेवर इज लोअर आएगा उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा. मतलब मैक्सिमम पेनल्टी कैन बी 500, 2,000, 5,000 या 10,000 इन ईच ऑफ दिस 4 रिस्पेक्टिव केसेस. ठीक है, ये फर्स्ट केस जो है वो आपका नील टैक्स लाइबिलिटी के लिए, और ये 3 केसेस जो है जब आपका टैक्स लाइबिलिटी है तब आएगा. जब टैक्स लाइबिलिटी है तो उन्होंने टर्नओवर बेसिस पे बाइफरकेट करके रखा है, अप टू 1.5, 1.5 टू 5, 5 अबाउट, ऐसा करके. ये समझ में आया क्या चार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये MCQs के लिए ध्यान रखो इसको. फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR4, GSTR4 अपना किसके लिए था? कंपोजिशन लेवी वालों के लिए. अगर नील है रिटर्न तो इन दैट केस 500 रुपीज इज द फिक्स्ड अमाउंट, 20 रुपीज आपका टोटल आ जाएगा, 10 रुपीज 10 रुपीज के हिसाब से. अगर अदर देन दैट है, मतलब नील नहीं है, तो 2,000 रुपीज या तो 50 रुपीज पर डे, विच एवर इज लोअर. GSTR9 अगर आपने फाइल किया है तो इन दैट केस, GSTR9 अगर आपका लेट है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? लेस देन 5 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है, तो 50 रुपीज या 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 0.2 0.2 दोनों का मिला के है, तो विच एवर इज लोअर आ गया. 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच का है तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से चलेगा, 0.04% ऑफ द टर्नओवर, विच एवर इज लोअर. जिसका 20 करोड़ से भी ज्यादा का है तो 200 रुपीज पर डे है, एंड 0.5% ऑफ द टर्नओवर आपका लगेगा, विच एवर इज लोअर आप लोगों का लग जाएगा. GSTR9 आपका एनुअल रिटर्न का है. एनुअल रिटर्न मतलब अपने जो भी पूरे साल का जो है वो फाइल नहीं किया. क्लैरिफिकेशन क्या देके रखा है देखो. लेट फीस इज लिवेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ द कंप्लीट एनुअल रिटर्न, दैट इज GSTR9 plus 9C, for the period from the due date of furnishing of the said annual return up to the complete annual return, that is where GSTR9C is not required to be furnished, the date of furnishing of the GSTR9. अगर GSTR9C required है तो in that case date of furnishing 9 if form GSTR9C is along with, and GSTR9C अगर वो आप subsequently फाइल करें. तो सिंपल है, अगर आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एप्लीकेबल है तो उसके साथ ड्यू डेट चेक करो. रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है तो सिर्फ GSTR9 का ड्यू डेट फिर आप लोग चेक करो. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज GST प्रैक्टिशनर्स वाला पार्ट, दैट इज सेक्शन 48. ये क्या बोलते हैं? तो ये GSTPs करके उन्होंने फैसिलिटेशन सेंटर्स के अंदर लोग बिठा के रखे, प्रैक्टिशनर्स बिठा के रखे. देखो इनको ना CA जितना व्हाट इज की क्वालिफिकेशन नहीं रहता है. दे जस्ट गिव द बेसिक. GST काउंसिल का एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम दे देंगे और उसके हिसाब से वो लोग कर लेंगे. ठीक है, GSTPs जब आप बनते हो तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, सारा का सारा फाइलिंग वगैरह कैरी आउट कर सकते हो, रिटर्न विटर्न भर सकते हो. तो ये हेल्प हो जाता है लोगों को जहाँ पे उन लोग ये पर्टिकुलर फैसिलिटीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. GSTP के पास अलग लॉगिन आईडी पासवर्ड रहता है, जहाँ पे वो लोग उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके जितने भी उनके क्लाइंट्स है उनका रिटर्न्स वगैरह फाइल कर देते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भाई सबको पता रहता है कि किसने किसने खुद से भरा है, किसने किसने आपका GSTP के थ्रू भरा हुआ है ये पर्टिकुलर डेटा. ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड formats have been prescribed for making application of enrollment number
शो कॉज नोटिस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एनरोलमेंट नंबर। तो यहाँ पे जीएसटी फीस को क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू अप्लाई टू द जीएसटी काउंसिल फॉर गेटिंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन। दे विल चेक द एंटायर डिटेल्स की भाई आपका सर्टिफिकेशन वैलिड है कि नहीं, यू हैव द एंटायर रिक्विजिट, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है कि नहीं है, एंड देन दे विल गिव यू द सर्टिफिकेट फॉर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। A GSTP enrolled in the state or union territory shall be treated as enrolled in other states and union territories. So it can work for the entire all over India. एक registration will work for all over India. Eligibility criteria क्या है, तो सिंपल, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मतलब अगर इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है तो चलेगा, एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट मतलब बुक्ड एज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, नॉट कन्विक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, प्लस क्या कंडीशन रहेगा, एनी ऑफ द वन कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, या तो आप सीबीआईसी या गवर्नमेंट के कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर के लिए 2 साल से ज्यादा काम कर चुके हो, या तो आपने सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की तरह आपने आईडीटी के अंदर काम किया हुआ है 5 साल के लिए, मतलब पुराने लॉस के अंदर, या तो आपके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। कौन सा क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है आप लोग, ठीक है, कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग, किसी में भी चलेगा, फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने इक्विवेलेंट डिग्री अगर कुछ एग्जामिनेशन क्लियर किया है तो वो भी चलेगा, एनी अदर एग्जामिनेशन विच इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, any degree examination or university or the foreign university recognized by Indian university as equivalent, and final examination ICI, ICSI, ICMAI का आप लोगों ने पास किया, ठीक है। तो ये कंडीशंस आप लोग प्रिस्क्राइब कर दो, ये तो सारे के सारे रिक्वायर्ड कंडीशंस है, एंड इसके अलावा ये सब में से आपको कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। एक्टिविटीज क्या क्या करेगा, आउटवर्ड सप्लाई फाइल कर सकता है, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न फाइल कर सकता है, डिपॉजिट फॉर क्रेडिट इनटू कैश लेजर में पैसा डाल सकता है, ई वे बिल जनरेट कर सकता है, चालान बना सकता है, देन अमेंडमेंट, कैंसिलेशन, एनरोलमेंट नंबर वगैरह एंटर करना है, अमेंड करना है वो भी कर सकता है, कंपोजिशन के लिए आपका विड्रॉ करना है तो वो कर सकता है, रिफंड के लिए फाइल कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल कर सकता है, बट ये तीनों के लिए आपको पहले रजिस्टर्ड पर्सन का ओके लेना पड़ेगा, कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। ऑल्सो डिपार्टमेंट के सामने आप ऑथोराइज हो जाते हो रिप्रेजेंट करने के लिए आपके जो भी बंदा है उसको। फर्निशिंग रिटर्न्स थ्रू जीएसटीपीस, वेयर रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट्स टू फाइल द रिटर्न थ्रू जीएसटीपीस, तो आपको पहले कंसेंट लेना पड़ेगा सामने वाले पर्सन से कि यू आर एक्टिंग एज देयर जीएसटीपीस एंड यू कैन फाइल द रिटर्न्स ऑन देयर बिहाफ, एंड जो भी आपका फाइलिंग वाइलिंग है वो सब आप उनके बिहाफ पे कर सकते हो। Before confirming submission of any statement prepared by GSTP, ensure the facts mentioned in the data are true and correct. तो रजिस्टर्ड पर्सन का काम बनता है, जीएसटीपी ने कोई भी पर्टिकुलर रिटर्न फाइल किया तो उसका लायबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन पे ही आएगा। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा रिटर्न इसने फाइल किया था, इसने मेरे को पूछा नहीं एंड ऑल, ऐसा नहीं चलेगा। आपके बिहाफ पे जीएसटीपी ने फाइल किया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर करेक्टनेस ऑफ द पर्टिकुलर्स विल बी विद द रजिस्टर्ड पर्सन ओनली। समझ में आया? Other points. A registered person gives his consent and authorizes as GSTP in prescribed form by listing the authorized activities which he intends to do. अब इसमें भी क्या कर सकते हो पता है क्या, अगर मुझे चाहिए कि वो ना लिमिटेड एक्टिविटी जीएसटीपी करे और बाकी एक्टिविटी मैं खुद करूँ या मैं कोई दूसरे बंदे से करवाऊँ, तो आप लिमिटेड एक्टिविटी का ऑथराइजेशन भी उनको दे सकते हो। GSTP can undertake only such task as indicated in the prescribed form. The registered person may at any time withdraw such authorization request. Any statement furnished by the GSTP is made available to the registered person on the common portal. For every statement furnished, a confirmation is sought for the registered person over the email or SMS. तो आपका email या SMS पे आपका एक confirmation जाएगा। GSTP should prepare all the statement with due diligence. बराबर है, अगर guilty find हुए तो इन के शो कॉज नोटिस आपका इशू हो जाएगा। एनरोलमेंट नंबर कैसे लेना है, तो एप्लीकेशन आप करोगे, एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज होगा, ठीक है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है प्रॉपर ऑफिसर। एनरोलमेंट आईडी जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक आप लोगों का वैलिड रहेगा। नो पर्सन एनरोल्ड एज जीएसटीपी विल एनेबल टू रिमेन एनरोल्ड अनलेस ही हैज पास द एग्जामिनेशन ऑफ नासिन, दैट इज आपका नेशनल, एक पर्टिकुलर उन लोगों ने बॉडी बना के रखा है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, जीएसटी के एग्जाम्स लेते हैं, तो आप वो एग्जाम्स दो और आप वहां पे आ जाओ। अगर कोई सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर है या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर है जो ओल्ड लॉ के अंदर आपका प्रैक्टिस कर रहा था, तो इन दैट केस उसके पास 30 मंथ्स का पीरियड रहेगा जहाँ पे वो क्या करेगा, 30 मंथ्स के अंदर ये नेशन का जो एग्जामिनेशन है वो पास करेगा और उसके बाद उसका वैलिड सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड रहेगा। 30 मंथ्स का टाइम आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट सेक्शन है आप लोग का इन्फॉर्मेशन रिटर्न। हु शैल फर्निश द इन्फॉर्मेशन रिटर्न, तो यहाँ पे सिंपल है, कुछ कुछ अथॉरिटीज को बोला हुआ है कि आपके पास जो भी रजिस्टर्ड पर्सन का डेटा होता है वो डेटा आपको हमें देना पड़ेगा। जैसे information return is based on the idea of verifying compliance levels of the registered person from third party sources. Authorities who are responsible for maintaining the record of statement of accounts, periodic returns, documents, ये सब चीजें आपका आ जाता है, ये सब चीजों के लिए आप लोग का यूज हो जाएगा। बोथ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक अकाउंट और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांजेक्शन परचेज सेल एक्सचेंज ऑफ गुड्स प्रॉपर्टी राइट इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, सब चीजें आपका आ जाएगा। डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो कमिश्नर के पास पावर है, कमिश्नर इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। We shall give a period of rectifying the defect within 30 days, अगर किया तो वेरी गुड, नहीं किया तो आपके ऊपर
जो भी है कि आपने डेटा फर्निश ही नहीं किया ऐसा माना जाएगा और आपके ऊपर रिपरकशंस आ जाएंगे। फेलियर टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इन्फॉर्मेशन जो है 90 डेज के अंदर आपने फर्निश नहीं किया, इन्फॉर्मेशन रिटर्न नॉट पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस, जिस दिन आपको नोटिस गया है उससे 90 डेज के अंदर आपको डेटा देना ही है। 90 डेज में आपने डेटा नहीं दिया तो आपके ऊपर कैलकुलेशन व्हाट इज जो भी कार्रवाई है वो कैरी आउट होगी। कौन कौन व्हाट इज की रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, किस किस को देना रहता है? कोई भी टैक्सेबल पर्सन, स्टेट गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स का अथॉरिटी, मतलब इनकम टैक्स वाले लोग भी जीएसटी को डेटा देंगे, बैंक बैंक भी जीएसटी वालों को डेटा देंगे, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी वाले जीएसटी डिपार्टमेंट को डेटा देंगे, रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार ये भी डेटा देगा, लोकल अथॉरिटी रजिस्ट्रार अंडर कंपनीज एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, कलेक्टर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, ऑफिसर ऑफ आरबीआई, जीएसटी एंड यूआईएन होल्डर, एनी स्पेसिफाइड पर्सन। इसके लिए मैं बोलती हूँ सिंप्लीफाइड, जैसे हम लोगों ने इनकम टैक्स के अंदर एआईएस देखा है कि सब जगह का डेटा अपने आप फेच होकर उसके अंदर आ जाता है, जीएसटी वाले भी वैसा ही कुछ करना चाह रहे हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जितने भी थर्ड पार्टी लोग हैं जहाँ का हम लोग डेटा यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कल उठ के मैं बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं करती हूँ तो मेरे बैंक वाले को अप्रोच करके वो लोग क्या बोलेंगे, ये पर्टिकुलर पर्सन का डेटा मुझे प्रोवाइड कर दो, तो उनको पूरा बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर बैंक्स मना नहीं कर सकते। पेनल्टी फॉर फेलियर इन फर्निशिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिटर्न सेक्शन 123 कितना लगेगा? 100 रुपीज फॉर ईच डे, 50-50 मिला के, एंड 5000 रुपीज विच एवर इज लोअर, इतना आप लोगों को लग जाएगा। क्लियर है? ये क्यों किया उन लोगों ने? ताकि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो सके, जिससे पता चलेगा कि आपने अगर कुछ डिटेल्स गलत फाइल किया है तो इन दैट केस दे विल चेक एंड दे विल से कि भाई फिर इसके बेसिस पे इनके पास से जो डेटा आएगा और आपने जो डेटा फाइल किया है ये दोनों को वो लोग मैच करेंगे। जहां पे भी डिस्क्रिपेंसी मिलेगा फिर आपको नोटिस आएगा कि हमको डेटा मिला है कि आपने रिटर्न बराबर से फाइल नहीं किया, इसमें ये डिस्क्रिपेंसी है, इसमें वो डिस्क्रिपेंसी, ऐसा करके वो लोग बता देंगे। अंडरस्टूड? प्रोविजन समझ में आए सारे? Yes, ma'am. यस चलो मैम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लोग मिलेंगे तो आपका मॉड्यूल 3 जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे सैटरडे। ओके, यहाँ पे आपका मॉड्यूल 2 जो है वो खत्म होता है, मॉड्यूल 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। डन? Okay. यस मैम। चलो बाय बाय। Bye.